हेलो फ्रेंड्स, आज की कक्षा 11 विषय गणित की प्रश्नावली एक समुच्चय की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय की कोटि क्या होता है, समुच्चय का नाम कैसे दर्शाते हैं, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। आज इस वीडियो में हम कल की जो परिभाषाएं थी उससे आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की विधियां जिस पर जो आधारित 1.1 के जो शेष जो प्रश्न हैं वो भी हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं। समुच्चय निरूपण की यानी निरूपण मतलब समुच्चय को दर्शाने की। आपने ये देखा था समुच्चय के रूप में जब आपने देखा कि कोई संग्रह समुच्चय है तो समुच्चय में लिखने के लिए आपको एक मझले कोष्ठक का इस्तेमाल करना पड़ता था और उस कोष्ठक के अंदर संख्याओं, वस्तुओं आदि के नाम या अक्षरों को लिखते थे। अब जो आप लिखते थे वो समुच्चय निरूपण का एक तरीका था, लेकिन समुच्चय निरूपण की दो तरीके होते हैं, यानी समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती हैं। पहला है समुच्चय निर्माण रूप, जिसे हम नियम रूप कह सकते हैं, और एक है रोस्टर रूप, जिसका अर्थ होता है सूचीबद्ध रूप। कई इसको सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। तो सूचीबद्ध रूप यानी एक सूची होती है। तो समुच्चय निरूपण की आपकी दो विधियां होती हैं, एक है समुच्चय निर्माण रूप और एक है रोस्टर रूप। आप नीचे बिल्कुल ध्यान न दें थोड़ी देर के लिए, ये मैंने बुक के आपके सामने ये प्रश्न नोट करे हैं जिनको आपको मैं कराऊंगा। लेकिन फिलहाल में आप ये चीज़ देखिए, समुच्चय निरूपण की जो दो विधियां हैं, एक समुच्चय निर्माण रूप और एक रोस्टर रूप, इनमें अंतर क्या है। जैसे मैंने आपको जब समुच्चय की परिभाषा बताई तो उस समय सबसे पहले एग्जाम्पल आपके सामने लिया था अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये संग्रह समुच्चय नहीं है। लेकिन इसी के तुरंत बाद मैंने आपको बोला था अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह। क्या बोला था? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह। अब प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह, तो इसका मतलब ये संग्रह समुच्चय था। अब ये संग्रह समुच्चय था तो आपने उसको पता कैसे लगाया कि उसमें एक तो आया प्रथम 5 के हिसाब से A, B, C, D और E, ये 5 आए। तो यदि ये समुच्चय है तो इसे समुच्चय के रूप में लिखना है तो मझले कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे A, B, C, D, E। तो ये एक समुच्चय हो गया। तो इसका मतलब जो अभी मैं बोल रहा था, क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह। तो उस संग्रह में आपकी 5 अक्षर आए A, B, C, D, E और ये समुच्चय है, इसलिए इसको मझले कोष्ठक में बंद करके लिख दिया। तो ये मझले कोष्ठक में बंद करके इसको लिख दिया और इस समुच्चय का नाम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। तो लेकिन मैंने इस समुच्चय का नाम दिया है कैपिटल A। तो मैंने जो ये समुच्चय यहाँ पे ये लिखा है, तो ये क्या है? ये समुच्चय का जो भी मैं संग्रह बोल रहा था, यानी वो संग्रह समुच्चय था, तो उस समुच्चय का ये रोस्टर रूप कहलाता है। यानी इसमें जो अवयव होते हैं, एक एक अवयव को कॉमा लगा के मझले कोष्ठक के अंदर ऐसे लिख देते हैं। इस रूप को कहते हैं रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप। आगे, अब इसी समुच्चय को यदि आपको नियम रूप यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? समुच्चय का नाम तो वही देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ स्मॉल a या x या y ऐसे लिखते हैं। फिर साइड में यानी ये चिन्ह लगाते हैं विवरण का, x जहाँ पर x का परिचय देते हैं आगे, तो x का परिचय यानी ये A, B, C, D, E क्या थे, तो उसकी तरह ही यहाँ लिखेंगे x
अंग्रेजी वर्णमाला का क्या 5 अक्षर में से कोई एक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर हैं। यानी इस एक्स के स्थान पर क्या आएगा, यानी एक्स का परिचय दिया है प्रथम 5 अक्षर, तो प्रथम 5 अक्षर आप लोगे तो कौन कौन आएंगे, ए बी सी डी ई। ऐसे ही आप कोई दूसरा समुच्चय लेना चाहें, दूसरा समुच्चय भी ले सकते हैं। जैसे एक समुच्चय लिया मैंने आपके सामने, इधर लेता हूँ, एक समुच्चय लेता हूँ बी। अब जैसे समुच्चय बी लिया, अब समुच्चय बी में क्या, यहाँ पर मैंने लिखा x, और यहाँ मैं x का परिचय दे रहा हूँ क्या, कि x एक 10 से छोटी अभाज्य प्राकृत संख्या है। 10 से छोटी अभाज्य प्राकृत संख्या है, यानी x लिखा एक ही है, लेकिन x के मान क्या क्या हो सकते हैं उसका परिचय पीछे लिखा हुआ है। अब इस x को संतुष्ट करने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी इस समुच्चय में ली जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस x को संतुष्ट करने वाले मान यानी संख्याएं या अक्षर या कोई, तो इस x को संतुष्ट करने वाला कोई भी ना मिले, तो इस x को संतुष्ट करने वाला कोई भी अक्षर या व्यक्ति या कोई भी संख्या नहीं मिली, तो इसका मतलब उस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होंगे। होता है ऐसा कभी, एग्जाम्पल दे के बताऊँगा अभी। तो आपके सामने जो ये समुच्चय मैंने लिखा है, क्या इस समुच्चय को मैंने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। यदि आप सबको ये समुच्चय निर्माण रूप का ये नियम समझ में आ गया तो आप इस समुच्चय के आधार पर यानी इस रूप के आधार पर इसे रोस्टर रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, x एक 10 से छोटी अभाज्य प्राकृत। अब बोलने में ये एक भी आ सकता है कभी, और एक ना लिखें तो ऐसे भी लिख जा सकता है। तो आप ये मत समझना इसने एक कहा है, इसको संतुष्ट करने वाले जितने भी मान हो सकते हैं वे सभी आपके यहाँ लिए जाएंगे। तो एक कहे या एक ना कहे, आपको संतुष्ट करने वाले जितने भी मान हैं वो सब आपको यहाँ पर लेने हैं। तो x क्या है, x 10 से छोटी अभाज्य प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या, और वो भी कौन सी, अभाज्य प्राकृत संख्या। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृत संख्या होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 मत ले लेना, 7 के बाद आएगा 11। यानी जिनमें अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाता है, जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो एक होता है 1, वो एक न तो भाज्य संख्याओं में सम्मिलित होता है न ही अभाज्य संख्याओं में सम्मिलित होता है। इसलिए सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यदि आप 4 के बारे में सोचोगे तो 4 में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 4 भाज्य हो गई, 5 अभाज्य हो गई, 6 भाज्य हो गई, 7 अभाज्य हो गई, 8 में जा रहा है 2 का तो ये 8 भाज्य हो गई, 9 में जा रहा है 3 का इसलिए ये भाज्य हो गई, 9 के बाद 10 भाज्य हो गई, 11 अभाज्य हो गई, 11 के बाद 12 भाज्य हो गई, 13 अभाज्य हो गई, 13 के बाद आएगी डायरेक्ट 17। ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ बहुत सारी, तो जो मैंने आपके सामने ऊपर लिख रखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी कहलाती है अभाज्य प्राकृत संख्याएं। हमें चाहिए 10 से छोटी अभाज्य प्राकृत संख्याएं। 10 से छोटी आपकी ये 2, 3, 5, 7 हैं। इसलिए यदि आप इस समुच्चय B को, ये समुच्चय जो आपके सामने जो B लिख रहा है, इस समुच्चय B का समुच्चय निर्माण रूप ये है। यदि आप इसका रोस्टर रूप लिखना चाहते हैं तो आप समुच्चय B के रोस्टर रूप में लिखोगे मझला कोष्ठक 2, 3, 5, 7। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो समुच्चय आपके सामने जो B है ये समुच्चय B का समुच्चय निर्माण रूप है और ये समुच्चय B का
रोस्टर रूप है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी संख्या या अक्षर या कोई भी मान उस x को संतुष्ट नहीं करे तो उस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं। तो आपके सामने मैं एक समुच्चय आपके सामने यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। इस समुच्चय के बारे में थोड़ा सोचना कि इस समुच्चय में क्या है। तो इस समुच्चय में क्या है समझना। मैं आपके सामने तीसरा समुच्चय ले रहा हूँ C। इस तीसरे समुच्चय C में समझे, इस तीसरे समुच्चय C में मैंने एक समुच्चय लिखा x, फिर x का परिचय लिख रहा हूँ x, जहाँ पे x क्या है, x क्या है 2 से छोटी, अभी की तरह ही ले लिया मैंने बिल्कुल। x 2 से छोटी अभाज्य प्राकृत संख्या है, अभाज्य प्राकृत संख्या है। अब देखा मैंने पहले वाला ही सवाल ले लिया एक तरीके से जिससे आपको थोड़ा सुविधा रहे समझने में। x 2 से छोटी, अभी थोड़ी देर पहले इसने 10 से छोटी कहा था तो 2 3 5 7, क्योंकि ये सब 10 से छोटी थी तो ये सब ने x के मान को संतुष्ट किया, इसलिए इसमें इससे पहले वाले समुच्चय में 2 3 5 7 ये 4 अवयव आए थे। अब हम इसकी बात करें तो x क्या है, x 2 से छोटी एक अभाज्य प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब अभाज्य और प्राकृत तो 2 से छोटी कोई भी नहीं होती, इसलिए जो आपका जो समुच्चय C है, समुच्चय C में एक भी अवयव नहीं होगा। इसका मतलब समुच्चय C को रोस्टर रूप में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा मजला कोष्ठक और उसके अंदर कुछ नहीं, यानी खाली मजला कोष्ठक। वैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अगली जो प्रश्नावली होगी 1.2 उसमें आपकी ये परिभाषाएं आएंगी। तो ऐसा जो समुच्चय होता है, कैसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके रोस्टर रूप में एक भी अवयव नहीं होते हैं, यानी ऐसा रोस्टर रूप बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं वह समुच्चय कहलाता है रिक्त समुच्चय। क्या कहलाता है, रिक्त यानी खाली, यानी एक भी अवयव नहीं है। और रिक्त जो समुच्चय होता है इसको फाई से भी दर्शाते हैं, या तो खाली मजला कोष्ठक लिख दो या फाई, तो ये आपका एक रिक्त समुच्चय है। तो यानी कभी कभी कोई समुच्चय रिक्त भी प्राप्त हो सकता है, यानी उसमें हो सकता है कि आपको एक भी अवयव ना मिले, यानी रोस्टर रूप में एक भी अवयव ना हो। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि समुच्चय निरूपण की कितनी विधियाँ होती हैं। समुच्चय निरूपण की आपकी 2 विधियाँ होती हैं, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप और एक होता है आपका रोस्टर रूप। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझा आपके 2-3 एग्जाम्पल से। अब और भी आपको समझ में आ जाएगा यदि आप प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो मैं आज के इस टॉपिक को हटाता हूँ, परिभाषाओं के इसको, और इनके आधार पर यानी आपको क्या होगा, प्रश्न में आपके सामने जैसे आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आपके सामने ये समुच्चय दिए हुए हैं, इन समुच्चयों का रोस्टर रूप ज्ञात करना है। जो चौथा प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न में क्या है, इस चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है पता है, इन चौथे प्रश्न में आपको इनकी सहायता से, यानी ये रोस्टर रूप हैं, इन रोस्टर रूप की सहायता से इन समुच्चयों को, रोस्टर रूप की सहायता से इन समुच्चयों को इस रूप में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपके सामने तीसरे प्रश्न ले लिए जिससे आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएं, क्या कि रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। तो आपका तीसरा जो प्रश्न है इसका मैं आपके सामने यहाँ पे हल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। इसमें इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में जगह खर्च नहीं होती, लेकिन इसको समझने के हिसाब से टाइम बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा। तो समझे यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसने कहा है समुच्चय ए, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है वो x है, और x किस तरीके से परिभाषित है कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या तो बहुत होती है, पूर्णांक कौन कौन होता है समझो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही -1 -2 -3 इधर ही बहुत सारे होते हैं। तो आपको समस्त पूर्णांक नहीं ले रहे, इसने ये कहा है कि जो ये पूर्णांक हैं ये इस तरीके से होने चाहिए, यानी आप बीच से पढ़ें, x बड़ा है -3 से, यानी -3 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और x छोटा है 7 से, यानी -3 और 7 के बीच में एक तरीके से, यानी -3 से बड़ी
और 7 से छोटी। अब देखो आगे इनको यहाँ पे लिखें तो -3 के बाद -4, -4 के बाद -5, -6, इधर देखें तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलते जाएं। अब हमको -3 से बड़ी, देखो आपको पता है ये संख्या जो लिखते हैं इनमें जैसे आपने ये लिखा तो ये आगे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो इससे बड़ी है, -5 से बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको -3 से बड़ी चाहिए, तो -3 से तुरंत बड़ी है -2, तो यानी -3 से बड़ी इधर है सारी, जो मैंने ये आपके सामने यहाँ लगाया है ये वाला, तो ये निशान से जो इधर की साइड जो ये आपके सामने संख्या दिख रही है सब बड़ी है। देखिए इसने साथ में ये कहा है 7 से छोटी, और 7 से छोटी, अब देखो आपके सामने ये लगाएं तो 7 से छोटी इधर है, तो इसका मतलब x एक पूर्णांक है, तो यानी आपको पूर्णांक संख्या लेनी है जो -3 से बड़ी और 7 से छोटी हो। -3 से बड़ी और 7 से छोटी जो पूर्णांक है वो ये है। तो इसका मतलब जो आपके सामने जो समुच्चय दे रखा है तीसरे का a, इसके आपके जो अवयव आएंगे वो मैंने आपको साइड में समझाने की कोशिश करी है, तो उसमें से आप छांट के लिख लें। तो इसको मझले कोष्ठक में लिखना है, समुच्चय का नाम वही है, तो समुच्चय ये ए है, ये भी ए है, लेकिन लिखने का फ़र्क है। ये जो आपके सामने जो समुच्चय लिख रहा है ये कैसा लिख रहा है, समुच्चय निर्माण रूप लिख रहा है, और जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये रोस्टर रूप लिख रहा हूँ। तो जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें ये 6 जो आपके सामने समुच्चय हैं, हमें इनको कौन से रूप में लिखना है, हमें इन्हें लिखना है कौन से रूप में, रोस्टर रूप में लिखना है, तो आपको इन्हें लिखना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी समुच्चय को लिखना है कोई से भी रूप में तो सदैव मझले कोष्ठक का इस्तेमाल जरूर करें। तो इसमें आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस समुच्चय में आपके इस तरीके से ये कुछ अवयव आएंगे। तो ये आपने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करें जिसका समुच्चय का नाम b है, इसमें भी ऐसे ही कहा है x क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब समझे प्राकृत संख्या क्या होती है, बताया था मैंने। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बढ़ते जाओ ऐसे आगे, ये सब प्राकृत संख्या हैं। हमको चाहिए 6 से कम। 6 से कम सोचो 6 से कम कौन है, अब ये तो 6, तो 6 से कम इधर मिलेंगी, उधर जाओ तो बड़ी आएंगे। तो हमको कम चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब समुच्चय जो b है इसमें आपको 5 अवयव मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको कभी भी ऐसे जो प्रश्न करने इस समुच्चय की प्रणाली में आपको छोटी मोटी पुरानी क्लास की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यानी जैसे प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएँ क्या हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, ये क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएँ। तो जो प्राकृत संख्या होती है, एक चीज़ और समझाता हूँ साथ साथ ही, जो प्राकृत संख्या होती हैं इन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को इस तरीके से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और इस समुच्चय को हमेशा कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है, यानी कैपिटल N प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक स्पेशल संकेत है कैपिटल N, और इसका रोस्टर रूप होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। और जो Z होता है ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3 ये होती हैं, और इधर -1, -2, -3। कभी कभी इसे I से भी व्यक्त करते हैं, एक ही चीज़ है I और Z, ज़्यादातर इसे Z से व्यक्त करते हैं, लेकिन कई बुकों में ये I से भी व्यक्त करी हुई मिल सकती हैं। तो I और Z है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का, और आपका जो ये है आपका प्राकृत संख्याओं का N। तो आपके दूसरा यानी जो B समुच्चय है इसको भी मैंने क्या लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। आपका जो अब तीसरा जो प्रश्न है इसमें क्या है, C। अब इसका हमें यानी ये आपका जो कौन सा रूप है समझो, ये है समुच्चय निर्माण रूप, और इस तीसरे को यानी समुच्चय निर्माण रूप जो तीसरे का है इसको ध्यान से समझ के पढ़ के आपको रोस्टर रूप में लिखना है, यानी अवयवों को एक एक करके कॉमा के रूप में मझले कोष्ठक बंद करके लिखना है। पढ़ो क्या है, x एक 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या। 2 अंकों की प्राकृत संख्या तो बेटा 10 से लेकर 99 तक होती है। कहाँ तक होती हैं, 10, 11, 12,
10 से लेके 99 तक 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या चाहिए। तो बेटा 2 अंकों की प्राकृत संख्या होती है 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे बोलते जाओ आप कहाँ तक 99 तक 100 आएगी तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो हमको चाहिए 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग 8। अब समझो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है। अब 10 से 20 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक यानी 11 से लेके 20 तक की लाइन में किस संख्या के अंकों का योग, जैसे 12 है, 12 में अंकों का योग 3 होता है, 13 में अंकों का योग 4 होता है, 15 में अंकों का योग 6 होता है, 16 में अंकों का योग 7 होता है और 17 में अंकों का योग 8 होता है। तो इसका मतलब आपको अंकों का योग क्या 8 होने वाली संख्या चाहिए। तो 10 से लेके 20 तक की लाइन में कौन सी संख्या मिली आपको 17। कौन सी संख्या मिली 17 जिसके अंकों का योग 8। अब 20 से 30 तक से सोचें हम, 20 से 30 तक सोचें तो आपको मिलेगी 26, क्योंकि 26 के अंकों का योग भी 8 होता है। अब 30 के बाद यानी 31 से लेके 40 तक की लाइन में, 31 से लेके 40 तक की लाइन में कोई संख्या सोचो जिसके अंकों का योग 8 हो। तो आपकी सोचो ये 3 हो गया और हमको 8 चाहिए, 3 और 5 35 हो गई आपकी। तो 17 हो गई, 26 हो गई। अब 30 वाली लाइन में 30 से जो आपके आगे आती है 30 से लेके 40 तक की लाइन में यानी आपको मिली 35। अब आपको 40 से ऊपर चाहिए, 40 और 50 के बीच में, तो आपकी मिल जाएगी 44। नहीं मिली 44, 44 के अंक 8 होता है। अब 50 और 60 के बीच में सोचो, 50 और 60 के बीच में सोचते तो ये 53 मिल गया दोबारा, 5 और 3 8। अब 60 से आगे सोचे 60 और 70 के बीच में, तो 60 और 70 के बीच में आपको मिलेगी 6 और 2 8, 6 और 2 8, 62 मिल गया। अब आपको 70 से आगे देखते हैं तो 70 से लेके 80 तक सोचते हैं तो 2 मिल गई 70 से 80 तक में, एक तो मिली 71 और एक मिली 80। तो यानी आपको 2 अंकों वाली संख्याएं जिनके अंकों योग कितना 8 होता है ऐसी संख्या मिली 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। देख लो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8। अब देखो कई ये सोच रहे हैं 17 है तो ये 71 है, ये 26 है तो ये 62 है, ये 35 है तो ये 53 है, 80 है तो 0 8 क्यों नहीं ले रहे भाई। 0 8 2 अंकों की नहीं होती है, ये ध्यान रखना। 0 8 होती है 1 अंक की, इसको 8 ही लिखते हैं। आगे तो ये आपको समझ में आया तो आपने इसको भी किस में लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। यदि हम इस चौथे प्रश्न की बात करें जिसके समुच्चय का नाम D है तो ध्यान से पढ़ो। x एक अभाज्य प्राकृत संख्या है जो 60 की भाजक है, यानी 60 की भाजक, 60 की भाजक यानी 60 में भाग देना है और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 से चलती रहती हैं। तो आपको मन से सोचना है जैसे हमने अभाज्य होनी चाहिए। तो समझो अभाज्य, सबसे पहले समझो x एक अभाज्य प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले इस शब्द पे ध्यान दो, अभाज्य प्राकृत क्या होता है। अभाज्य प्राकृत का मतलब होता है, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो अभाज्य प्राकृत संख्या है 2 3, 3 के बाद बोलो 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद सोचो। तो इस तरीके से आपकी संख्याएं बहुत हैं। हमको क्या करना है, ऐसी अभाज्य प्राकृत संख्या चाहिए जो 60 की भाजक हो, यानी जिनमें 60 का भाग पूरा पूरा जाता हो। अब 60 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए बेटा। अब 60 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। देखो आपके सामने वैसे एक तो इस तरीके से कहता हूँ, 11 के बाद कौन आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 15 16 17 में 17 होगा, 17 के बाद 18 नहीं होगा अभाज्य, 19 होगा, 19 के बाद 20 21 22 23 ऐसे सोचते रहें। तो अपने हिसाब से ऐसे अभाज्य संख्या को सोचें। अब आपका 60 में भाग जाना चाहिए। अब देखो किस किस का भाग जाता है, आपके सामने नॉर्मल समझो, 60 के गुणनखंड करके देखो, 60 के गुणनखंड आते हैं बेटा 2 3 6 0, फिर 2 का भाग 15वां, 3 का भाग 5वां,
और 5 का भाग 1 बार। तो इसका मतलब 60 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 5 है जिसका भाग 60 है पूरा पड़ जाता है। तो यानी कि इसमें आपके आएंगी 2 3 5, और किसी के सोचना मत इनके बारे में, क्योंकि 2 का भाग पूरा जाएगा, 3 का भाग पूरा जाएगा और 5 का भाग पूरा जाएगा, और किसी अभाज्य संख्या का जो आगे जो बोल रहा हूँ ना, ये जैसे 7 का नहीं जाएगा, देख लो 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 19 के बाद 23 होती है, ऐसे आप अपने हिसाब से सोचते रहें। तो आगे जो भी अभाज्य संख्या सोचोगे उनमें से किसी भी अभाज्य संख्या का इनके अलावा भाग नहीं जाएगा, किसमें, 60 में पूरा पूरा। तो ये क्या कह रहा है, x एक अभाज्य प्राकृत संख्या, यानी आपको प्राकृत संख्या चाहिए जो 60 की भाजक हों, यानी जिनका भाग 60 में पूरा पूरा जाए। तो आपकी ये संख्या 2 3 5 ही हैं। अब हम लास्ट इसका जो ई है, लास्ट नहीं 2 और है भी, ई और एफ, तो समुच्चय ई के बारे में पढ़ें। इसको समुच्चय निर्माण रूप के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये समुच्चय है, इसने सीधा कहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय याद करो। अब कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसमें कौन कौन से अक्षर काम आ रहे हैं, देखो जो अक्षर एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसको आपको एक बार लिखना है। जैसे एक देखो यहाँ पर ऐसे काउंट करो, टी, टी को आपने यहाँ ले लिया, टी के बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद ओ, ओ के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ आपने ले लिया तो इसका मतलब ओ यूज हो चुका है। एम, इस एम को भी यहाँ ले लिया। ई, ई नहीं आया तो ई भी आपका काम आएगा। ई के बाद टी, टी आपका ये आ गया। आर, आर आपका ये आ गया। वाई, वाई नहीं आया तो इसका मतलब इस शब्द में टोटल कितने अक्षर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लेकिन इन 12 अक्षरों में से कई अक्षर ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार आए हैं, लेकिन जब इनको समुच्चय के रूप में लिखेंगे इसके अक्षरों को, तो आपका कोई भी एक से अधिक जो अक्षर आ रहे हैं उनको आपको समुच्चय में एक ही लिखना है। तो जो टी जैसे इसमें 2 बार आया था तो इस टी को आपने एक बार ही लिखा समुच्चय में, और ऐसे ही आर भी आपका 2 बार आया था, इसको भी आपने एक बार लिखा। ओ भी 2 बार आया था, इसको भी आपने एक बार लिखा। तो इसमें ऐसा ही होता है, इस जैसे मैंने आपको पहले एप्पल शब्द वाला प्रश्न लेके समझाया था, तो इसलिए आपने 5वें सवाल में जो इस शब्द के जो अक्षर हैं इनका समुच्चय लिखा, तो ये इस तरीके से आया। ऐसे ही बेटर है, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह, यानी जो आपका जो छठा प्रश्न है जो फलन है जिसका समुच्चय f। अब इस बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह करें। अब 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं इसमें, वैसे तो कितने अक्षर हैं इसमें, 6 टोटल अक्षर 6 हैं, लेकिन आपको समुच्चय में 6 नहीं लेने, क्योंकि B आपने ले लिया, B के बाद E ले लिया, E के बाद T ले लिया, लेकिन आप दोबारा T नहीं ले सकते, समुच्चय में एक बार ही लिखना है। ई को भी आप दोबारा नहीं ले सकते, तो ई और टी 2 बार आए, फिर आप लोगे आर। तो यानी आप बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह आप समुच्चय के रूप में करें तो समुच्चय में आपके ये 4 अक्षर होंगे, BETTER। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ 6 प्रश्न देखे, और इन 6 प्रश्नों का आपने इन 6 प्रश्नों का रोस्टर रूप यहाँ पे समझा। तो इस तरीके से हम समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको इन प्रश्नों का रोस्टर रूप ये निकाल के आपको समझाया था। अब चौथा जो प्रश्न है, तो मैं आपके सामने इस तीसरे प्रश्न को कंप्लीट साफ कर देता हूँ। तो इस तीसरे प्रश्न में आपने क्या किया, कुछ समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए समुच्चयों को रोस्टर रूप में दर्शाया। तो आपके सामने जो ये आपका चौथा जो प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न में आपके सामने कुछ समुच्चय हैं जिनका रोस्टर रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें इनका क्या ज्ञात करना है, हमें इनका समुच्चय निर्माण रूप ज्ञात करना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर
यहाँ पे क्या समझना है कि इनको समझने के लिए थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दें। एक अब पहले ऐसे ही एग्जाम्पल लेता हूँ। कई बार आपको कोई समुच्चय, कोई भी, जैसे मैंने समुच्चय ए ले लिया, तो आपको इस तरीके से कोई समुच्चय लिखा मिल सकता है। कैसे? x, अब जैसे समझने की कोशिश करें, x बराबर n स्क्वायर। x बराबर क्या दिया आपके सामने? n स्क्वायर। अब x बराबर n स्क्वायर दे दिया, यानी x का मान n पर निर्भर करेगा। फिर n का परिचय, यानी n का परिचय, यानी आप पीछे मिलेगा तो आपके सामने लिखेगा स्मॉल n अवयव है कैपिटल N का। ये शब्द आपने पहले पढ़ा था अवयव। लेकिन अब आप इसको देखो, ये पूरा समुच्चय जो लिख रहा है संकेत के रूप में लिख रहा है डायरेक्ट ही, यानी कोई भाषा हिंदी का कोई वर्ड नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप इसको समझें। तो ये पहली बात है कि स्मॉल n अवयव है कैपिटल N। अब कैपिटल N क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कैपिटल N होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 3 5 7, सॉरी गलत बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होता है। अब इसने कहा है स्मॉल n अवयव कैपिटल n, इसका मतलब n का मान इनमें से कुछ भी लिया जा सकता है, यानी n का मान इनमें से कुछ भी ले सकता है। यानी कि n का मान 1 लें तो 1 स्क्वायर आएगा x का मान, यानी n का मान 1 लें तो x बराबर 1 स्क्वायर, x बराबर n का मान 2 लें तो 2 स्क्वायर, x बराबर 3 स्क्वायर, x बराबर, तो ये सारे जो मान आएंगे, यानी 1 स्क्वायर का मान 1, 2 स्क्वायर का मान 4, 3 स्क्वायर का मान 9, 4 स्क्वायर का मान 16। तो यानी x के मान n पर निर्भर करते हैं। n के मान अनंत है तो x के मान भी अनंत आएंगे। और किस तरीके से आएंगे? इस समीकरण के आधार पर। इस समीकरण में n का मान रखा ही आएगा, वो कैपिटल N में से रखा ही आएगा। तो इस तरीके से आपके पास x का जो मान आएगा वो आएगा 1 4 9 16 25। तो इसका मतलब समुच्चय A के जो अवयव आएंगे वो आएंगे 1 के बाद 4 के बाद 9 के बाद 16 के बाद 25 के बाद 36, और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए समुच्चय A का रोस्टर रूप इस तरीके से आएगा 1 4 9 16 25 36, इस तरीके से। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। ऐसे ही और समझें थोड़ा सा। कई बार इसमें शर्तें बढ़ती जाती हैं, जैसे अभी यहाँ पे कहा x अवयव है n का, सॉरी स्मॉल n अवयव है कैपिटल N का, और इसने कह दिया स्मॉल n छोटा है 5 का। अब इसने देखो अभी थोड़ी देर पहले कहा तो अनंत अवयव आए, लेकिन इसने एक शर्त और जोड़ दी, स्मॉल n छोटा है 5 से। इसका मतलब इन दो चीज़ों को समझें जो ये दिख रही है। इसने कहा n अवयव है कैपिटल N का, इसका मतलब होता है स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है, स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है, और कैसी 5 से छोटी। और 5 से छोटी जो प्राकृत संख्या होती हैं वो होती हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब n का जो मान है वो 1 2 3 4 रखना है। और जैसे 1 2 3 4 रखोगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यानी समुच्चय A में ये 4 ही अवयव आएंगे। जान गए? इस शर्त से क्या फर्क पड़ा? जो अनंत अवयव होने वाले थे वो आपके केवल 4 अवयव बन के रह गए। कभी ये उल्टा भी हो सकता है। यदि देखो ये थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, 2 की घात n हो गया, समझे? ये 2 की घात क्या हो गया? n हो गया। तो क्या हो जाएगा पता है? x का जो मान है वो आएगा 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ये इस तरीके से समझ में जाएगी। यानी समुच्चय A का रोस्टर रूप अब की बार इस तरीके से आएगा। और इसका मान क्या आएगा बताओ? ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा 16। कैसे आया पता चल गया? 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, 2 की घात 3 का मान 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 2 की घात 4 का मान 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। तो इस तरीके से आपका ये आया। तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल इसलिए लेने की कोशिश करी क्योंकि ऐसे जो ये आपके सामने जो रोस्टर रूप आपके ये समझ निर्माण रूप है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया। और जो आपके चौथा जो प्रश्न है ये आपका मिलता जुलता इन्हीं तरीके के हैं ये 4 सभी। तो इसलिए मुझे ये आपके एग्जाम्पल लेने पड़े जिससे आप कम से कम
समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना सीख जाएं, जिससे आप रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं वापस। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, ये 3, 6, 9, 12 यानी ये 3 का पहाड़ा है, 3, 6, 9, 12। और आपने छोटी यानी 10वीं क्लास में आपने देखा था, इन्हें 3 के गुणज कहते हैं, 3 के गुणज। ये है 3 के गुणज, 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 5 के गुणज 5, मतलब जो 5 का जो पहाड़ा बोलते हैं 5, 10, 15, 20, ये 5 के गुणज हैं। और हमेशा ध्यान रखना, 2 के गुणज को 2n, 3 के गुणज को 3n, 4 के गुणज को 4n, 5 के गुणज को 5n, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। और इनमें स्मॉल n अवयव होता है कैपिटल N का, यानी n का मान प्राकृत संख्या होता है। तो 2n का मान, n का मान 1, 2, 3, 4 रखोगे तो यह आएगा 2, 4, 6, 8। यहाँ 1, 2, 3, 4 रखोगे तो यह आएगा 3, 6, 9, 12। इसको रखो तो 4, 8, 12, यानी पहाड़ा चालू हो जाएगा, यानी गुणज प्राप्त हो जाएंगे। इनको कहते हैं 2n, संकेत 2n और इसको जॉइंट करके लिखे तो ये 2 के गुणज होते हैं, 3n और इसको जॉइंट करके लिखिए तो ये 3 के गुणज होते हैं, ये 4 के गुणज और ये 5 के गुणज। तो आप देखिए इन सभी सवालों में गुणज कौन कौन है। आपके सामने गुणज है पहला और चौथा। ये 3, 6, 9, 12 ये 3 का पहाड़ा बन गया एक तरीके से, और ये हैं 2 के गुणज। इसलिए आपको तीसरा और पहला और चौथा समझना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पता चल गया। इन रोस्टर रूपों को समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ। मैं कौन से रूप में लिख रहा हूँ? समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर, जब हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आएंगे, देखो सब बच्चे। सबसे पहले आप पहला समझें, पहला क्या है? 3, 6, 9, 12। समुच्चय का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लें, जैसे ये ए है और इसमें 3, 6, 9, 12। यदि आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो सबसे पहले लिखोगे x, फिर यहाँ लिखोगे x बराबर 3n, x बराबर 3n। पर 3n आपने लिखा, फिर आप लिखोगे स्मॉल n अवयव है कैपिटल N का। यदि आपने इतना लिख दिया तो इसका मतलब सभी गुणज आ जाएंगे। फिर तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे बोलते जाओ, लेकिन आपको यहाँ 12 तक रुकना है। इसका मतलब ये 1 रखने पे आया, ये 2 रखने पे आया, ये 3 रखने पे आया और ये 4 रखने पे आया। इसका मतलब आपको 4 तक ही रखने हैं, 4 तक ही रखने हैं। तो आपको पता क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? इसमें एक शर्त लगानी पड़ेगी, स्मॉल n छोटा है 5 से, कि 5 से छोटी 4 तक ही होती है। तो इसका मतलब समझे, x बराबर 3n, n छोटा है 5 से और प्राकृत संख्या है, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4। और 1, 2, 3, 4 रखोगे तो 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 12। तो इसका मतलब पहला सवाल में जो आपको समुच्चय दे रखा है रोस्टर रूप, इसको आपने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अब हम चौथा भी समझते हैं, क्योंकि चौथा भी गुणज वाला ही है। बी जो आपका है इसमें क्या लिख रहा है? 2, 4, 6 डॉट डॉट लग रहा है, 8 ही आएगा वैसे, लेकिन हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x, जहाँ पर x बराबर 2n और n अवयव है कैपिटल N का। इसमें सारी आ रही है 2 की गुणज, इसलिए आपको यहाँ पे कोई शर्त नहीं लगानी, क्योंकि हमको अनंत तक लेनी है, यानी आपको सारे 2 के गुणज लेने हैं। सारे 2 के गुणज इस तरीके से आएंगे। n का मान कैपिटल N यानी प्राकृत संख्या रखेंगे सारी, इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो स्मॉल n एक क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है और स्मॉल n प्राकृत संख्या को रखना है x बराबर 2n में। तो 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा। ऐसी सारी प्राकृत संख्या रखने पर हमें 2, 4, 6, 8 ये पूरा समुच्चय प्राप्त हो सकता है। तो देखा, पहला और आपका जो चौथा था वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम दूसरे को देखें। यदि हम दूसरे को देखें तो दूसरे में आपका कोई भी नाम लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। तो इसका बाद है 2, 4, 8, 16, 32। आपकी सुविधा की वजह से इसको मैं घात के रूप में लिखता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 1, इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2, इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 3,
2 की घात 4 और 2 की घात 5 कैसे आया पता चल गया। गुणनखंड कर लो आप चाहे तो, 2 दूनी 4, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको घात के रूप में लिखा। तो जाने आप मतलब इसका मतलब जो 2 की देखो आधार तो सेम वही रह रहा है लेकिन घात बदल रही है, इसका मतलब घात है वो n है। तो यदि आप समुच्चय C को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे x, जहाँ x बराबर 2 की घात n, और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 की घात n, और हो क्या रहा है n अवयव है प्राकृत संख्या का, लेकिन इसमें शर्त है आपको 1 से लेके 5 तक ही प्राकृत संख्या रखनी है। तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ स्मॉल n छोटा है 6 से छोटी प्राकृत संख्या। तो दोबारा समझे, 2 4 8 16 32 का मतलब होता है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। अब यहाँ पे जो है आधार तो 2 है, घात बदल रही है, इसका मतलब घात का मान n हो रहा है। अब घात का मान n हो वो भी कहाँ तक 5 तक, तो इसका मतलब आपको 6 से छोटी प्राकृत संख्या रखनी है। तो देखो ये तो हो गई 6 से छोटी और ये हो गई प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या 2 की घात n में रखनी है और x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 6 से छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 रखोगे तो 2 की घात 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 की घात 2 आएगा, 3 रखोगे 2 की घात 3 आएगा, 4 रखोगे 2 की घात 4 आएगा, 5 रखोगे 2 की घात। तो इसका मतलब आपने सवाल नंबर जो दूसरा है इसको भी आपने यहाँ पे समझ लिया। अब आप देखें इसको या इसको कोई सा भी प्रश्न देखें तो पहले मैं आपके सामने यहाँ साफ कर देता हूँ, फिर आप तीसरा और चौथा समझें। तो जो चौथे का जो तीसरा और जो आपके सामने जो पांचवा सवाल रह गया है, तीसरा और पांचवा, तो तीसरे में क्या है समझे। जो इसका जो तीसरा है तो समुच्चय का नाम कुछ भी रख लें। जो समुच्चय है 5, 25, 125 और 625, तो ये कोई पहाड़ा नहीं है, ये गुणज है। समझो इसे 5 की घात 1 लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 25 है, तो ये 2 लिख सकते हैं। ये 25 5 125 होते हैं तो 5 की घात 3 हो गया और ये 5 की घात 4 हो गया। तो यानी ये वाला जो प्रश्न है ये वाला ऊपर वाले की तरह ही है, जैसे 2 की घात चल रही थी ना n, ऐसे ये 5 की घात n चल रही है। उसमें n का मान 5 तक लिया था, यहाँ पर n का मान 4 तक लेंगे। तो हम इसे रोस्टर रूप में तो ये लिख दिया। आप समुच्चय निर्माण रूप में आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय D बराबर क्या लिखेंगे, समुच्चय D बराबर x, जहाँ x बराबर 5 की घात n और n प्राकृत संख्या है और संग में ही n छोटा है 5 से, यानी 5 से छोटी प्राकृत संख्या लेनी है। 5 से छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 को आपको यहाँ रखना है। तो 1 रखा तो 5 की घात 1, 2 रखा तो 5 की घात 2 25, 3 रखा तो 5 की घात 3 125, 4 रखा तो 5 की घात 4 यानी 625। इस तरीके से ये आपका आ गया। अब आप एक सवाल और ध्यान से समझें, लास्ट है चौथे का पांचवा। समुच्चय का नाम कुछ भी दें, 1 4 9 16 डॉट 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 और ये 100 है, लास्ट तक फिक्स है ये। आप ये मत सोचो जैसे इसमें डॉट डॉट लग रहा है तो इसमें अनंत पद है, लेकिन इसमें डॉट डॉट लग रहा है तो अनंत नहीं है, क्योंकि लास्ट में स्टॉप कर दिया 100 तक स्टॉप कर दिया है। अब सब बच्चे समझें, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किस किस की पूर्ण वर्ग है समझो। 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 स्क्वायर, 9 है 3 स्क्वायर, 16 है 4 स्क्वायर और 100 है 10 स्क्वायर। 100 है 10 स्क्वायर, बीच में डॉट डॉट है। इसका मतलब आधार बदल रही है, ऊपर घात 2 है, यानी इनको कह सकते हैं n स्क्वायर। तो अब यदि आप इसको समझें तो इसे लिखें, समुच्चय तो वही है लेकिन ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। क्या है, x, जहाँ पर x बराबर है n स्क्वायर, यहाँ पर है x, जहाँ पर x बराबर है n स्क्वायर, x बराबर n स्क्वायर और n का मान क्या रखना है, प्राकृत संख्या, और किससे छोटी, 11 से छोटी। किससे छोटी समझे थोड़ा सा, x बराबर n स्क्वायर और n क्या है, 11 से छोटी प्राकृत संख्या, और 11 से जो छोटी प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आप n का मान 1 रखें तो 1 स्क्वायर आएगा, 2 रखें तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 रखें तो 3 स्क्वायर आएगा, 4 रखें तो
4 स्क्वायर 5 रखे तो 5 स्क्वायर भी है, डॉट डॉट लग रहा है, पर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर और लास्ट में 10 स्क्वायर, और इनका मान निकालें तो वो 1 4 9 16 25 36 49 और 49 के बाद 64 81 और 100। तो इस तरीके से इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था समुच्चय निरूपण की विधियाँ। समुच्चय निरूपण की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप, एक होता है रोस्टर रूप। तो इसके आधार पर हमने बुक के 1.1 के 2 प्रश्न किए, तीसरा और चौथा। तीसरे में क्या था, फलन दिए वो आपके सामने समुच्चय दिए गए थे और उन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना था। और आपके सामने चौथे प्रश्न में क्या है, आपको रोस्टर रूप दिया गया है, इनको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था। तो आपके जो शेष 2 प्रश्न बच रहे हैं वो भी इस तरीके के ये हैं, उनमें भी आपको क्या करना है, रोस्टर रूपों को आप समुच्चय निर्माण रूप में या समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखना है या मिलान करना है। इस तरीके के आगे अगले आपके 2 प्रश्न बच रहे हैं, आपके 5वां और 6वां, जिसको हम कल अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि आपको ये कुछ समझ में आया हो तो आप घर पर थोड़ा सेल्फ स्टडी रखते रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आई हो तो। थैंक यू।